नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल वेद भूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को रूपा का नमस्कार। आप सभी का वेद सर के चैनल में स्वागत है। आज मैं प्राचीन इतिहास की फाइल लाई हूँ, जो नोट्स हैं कैसे बनाए जाते हैं, और यह नोट्स पीसीएस, आरओ ऑल वनडे एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाई जाती है फाइल नोट्स। यहाँ पे देख सकते हैं सर का नाम, पता, एड्रेस लिखा हुआ है। यह प्राचीन इतिहास की फाइल है। यहाँ पे थॉट्स है। ये यहाँ पे इस साइड देखिए, यहाँ पे भी थॉट्स लिखा गया है, इस साइड भी थॉट्स लिखा गया है। एक मैं थॉट्स पढ़ के बताती हूँ। हमें हर प्रकार की स्थिति में साहस व धैर्य बनाए रखना चाहिए। ये सही बात है। कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। ये आप पढ़ सकते हो। इस साइड भी थॉट्स लिखे गए हैं। यहाँ से हमारा प्राचीन इतिहास स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं इतिहास 3 कालों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये तीनों ऐतिहासिक के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखा गया है। कितने कालों में डिवाइड किया गया है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पे भी पूरा इसका ही दिया गया है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बागोर राजस्थान से इसके बारे में लिखा है। राजस्थान के बागोर नामक स्थान से 18 वर्ष की महिला का कंकाल मिला है। ये पूछा जाता है एग्जामों में। अब इसके बाद भी मैं बता देती हूँ, राजस्थान का बागोर पहला ऐसा स्थान है जहाँ से मानव कंकाल के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। अब एग्जामों में पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले मानव कंकाल के साक्ष्य उपलब्ध कहाँ से हुआ है, तो हम बताएंगे राजस्थान का बागोर। ठीक है। सरायनहर और दमदमा से ये दोनों उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। कौन सा? लंगनाज गुजरात में स्थित एक ऐसा स्थल है जहाँ से जंगली जानवर और 14 मानव कंकाल मिले हैं। इसके बारे में ये है। अब इसके आगे देख देती हूँ। ये दमदमा के बारे में लिखा हुआ है। दमदमा से 41 सावधान के साक्ष्य मिले हैं। मादाहा, ये पूछा जाएगा मादाहा कहाँ पे है, तो प्रतापगढ़ में है। इसके बारे में नीचे यहाँ पे नवपाषाण काल के बारे में लिखा गया है। इस साइड में देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है। ये मध्य पाषाण काल के संबंधित स्थल कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। मिजोरम, सिंगरौली, भीमबेटका, बेलन घाटी, चापनीम, मांड। पूरा पाषाण स्थल बेलन घाटी, सोन घाटी, पल्लवरम, अतिरपक्कम। इसके बारे में लिखा है। यहाँ पे भी लिखा गया है पूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है। इसकी समय अवधि क्या है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। 250 से 1500 BC। अब इसको ये भी ध्यान रखना होगा, ये BC में लिखा जाता है। कार्बन डेटिंग के आधार पर समय अवधि, तो ये समय अवधि उसके कार्बन डेटिंग के आधार पर पूछा जा रहा है। यहाँ 2300 से 1750 BC। ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रामाणिक व एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है।
हड़प्पा टीले की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने उपलब्ध कराई। कब कराई? 1826 में। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के समय हड़प्पा टीले की खुदाई आरंभ हुई। ये भी याद करना पड़ेगा आप लोगों को। किस तरीके से आप देख सकते हैं, इतने अच्छी तरीके से इसको सजाए गए नोट्स को, आपको कुछ भी खराब नहीं लग रहा होगा, इतने साफ सुथरे नोट्स हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा लिखा गया है। हड़प्पा में उत्खनन से प्राप्त हुए वस्तुएं, इसके बारे में लिखा है। ये पूछा जाता है समाधि 837 कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। ये गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। यहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में लिखा है, देख लीजिए। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल है। सारे खोजे गए स्थल के बारे में लिखा गया है, या मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के बारे में लिखा गया है। चुनोद्रो साक्ष्य, इसके आगे में भी दिखाती हूँ। यहाँ रोपड़ के बारे में लिखा गया है। राखी गढ़ी के बारे में बता देती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। इसकी खोज 1969 में सूरजभान भगवान दास इन्होंने किया था। कालीबंगा यह पूछेगा कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गंगानगर जिला राजस्थान। काली का मतलब क्या होता है? काली का मतलब काली रंग, और बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। ये भी जान सकते हैं आप। ये यहाँ ये अभी तक सिंधु घाटी ही चल रहा है। इसके उत्खनन आगे मैं देखती हूँ। यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अब स्टार्ट है वैदिक काल। वैदिक काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका मैं बता देती हूँ कब से कब तक का काल इसका चला। वैदिक काल 1500 से 1000 BC पूर्व वैदिक काल, इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। किसे? वैदिक काल को। इसके बाद 1000 BC से 6000 BC उत्तर वैदिक काल, जहाँ से लोह युग स्टार्ट है, इसे लोह युग भी कहते हैं। वैदिक काल को आर्य संस्कृति कहा जाता है। अब पूछेगा कि वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ व कुलीन होता है। इस साइड देख लीजिए, पूरा लिखा गया है। वैदिक कालीन संहिता, इसके बारे में लिखा है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, कितने ग्रंथ होते हैं? तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्य, पुराण। अब इसकी संख्या पूछेगा कि वेद कितने होते हैं, पुराण कितने होते हैं, उपनिषद, वेदांग। तो आप लोग को जानना जरूरी है। वेद 4 होते हैं, पुराण 18, उपनिषद 108, जिसमें से 12 उपनिषद प्रमाणिक हैं। वेदांग 6 होते हैं। 4 वेद इस प्रकार हैं, आप जान जाइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 6 वेदांग लिखे गए हैं, और वेद ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है। ये पूरा ही नोट्स आपको बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड भी। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की फ्री वीडियो आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, और सारे नोट्स महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक शब्दावलियाँ, जैसे गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अघन्या। लोहा को क्या कहा जाता था? अयक्ष। सोना को हिरण। वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पे। और गेहूँ को गोधूम। इसी तरीके से पूरा लिखा गया है। पुराण के बारे में लिखा गया है। 18 पुराण के बारे में लिखा गया है। कितने होते हैं? 18 पुराण पूरे हैं। यहाँ पे पुराणों में सबसे प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसी तरीके से पूरा नोट्स बना है, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। गृह त्यागने के बाद यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ।
ये बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का उदय भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये पूछा जाता है एग्जामों में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो अभी तो बौद्ध धर्म चल रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे भी गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है। गौतम ज्ञान प्राप्त करने को बौद्धि कहा गया है, जिसे बुद्ध कहलाइए। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे गए हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत हैं। इसी तरीके से पूरा नोट्स लिखा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, तो ये जन्म क्या है? कमल एवं सांड। ज्ञान, बोधि वृक्ष, कहाँ पे मिला था इनको ज्ञान? तो एक वृक्ष। मृत्यु, स्तूप। गृह त्याग, अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। निर्वाण, पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? ये पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? तो कंथक। बुद्ध क्षत्रिय थे। ये भी क्या? बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। यहाँ पे बौद्ध संगीति, यहाँ पे ये देखिए, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध संगीति सभा। बौद्ध संगीति समय, स्थान, अध्यक्ष और शासक, तीनों के इसके पूरे के बारे में सब लिखा हुआ है। त्रिपिटक के बारे में लिखा गया है। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 है पिटक। इसे भी देख लीजिए। इसके आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे सुप्त पिटक के बारे में लिखे गए हैं। विनय पिटक, अभिधम पिटक। यहाँ पे हीनयान हो गया। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप। सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित हैं। भरहुत स्तूप शुंग वंश निर्मित हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से पूरा नोट्स लिखा गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मगध का उत्कर्ष दिया गया है। प्राचीन राजवंशों का क्रम इस प्रकार है: नागवंश, नंदवंश, मौर्यवंश। नागवंश का कार्य 412 से 344 BC, ये सब BC में चलता है। तब नागवंश 344 से 323 BC। यहाँ पे चाणक्य के अन्य नाम: बिंदुसार। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित केटर्स कहा गया है। शत्रुओं का नाश करने वाला इसका मतलब होता है। चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ बिंदुसार, यहाँ पे देखिए पूरा खत्म। यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में लिखा गया है। इसके आगे भी लिखा गया है अशोक के शिलालेख और 7 स्तंभ लेख। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। मैं बता देती हूँ। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली में स्थित है। कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद। लोरिया अरराज स्तंभ लेख चंपारण बिहार में। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। रामपुर स्तंभ लेख दिल्ली। ये पूरा लिखा गया है। 14 शिलालेख पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे भी अशोक का प्रथम शिलालेख के बारे में लिखा गया है। मौर्यकालीन प्रशासन, 18 तीर्थ। इसी तरीके से आपको सारे नोट्स इसी प्रकार लिखे गए होंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आप एग्ज़ाम दोगे तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी फाइल से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मौर्यकालीन मुद्राएं दी गई हैं। शुंग वंश के बारे में दिया गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलभामी के बारे में दिया गया है। इसी तरीके से आगे भी है। यहाँ पे कनिष्क के बारे में दिया गया है। इसका सन पूछा जाता है 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। आप
प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ज़रूर आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी। यहाँ पे इस समुद्रगुप्त ये भी पढ़ लीजिए। समुद्रगुप्त अत्यंत ही पराक्रमी गुप्त सम्राट था, अतः उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब पूछा जाएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके आगे भी देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा गया है। गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये पूरा फाइल है। ये आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी आपका नज़दीकी एग्ज़ाम है उसमें आप लोग इसको पढ़ सकते हो और जल्दी से कंप्लीट भी कर सकते हो। नोट्स क्या होता है, हमें बहुत जल्दी रिवाइज़ होता है। बुक्स हमें इतनी जल्दी रिवाइज़ नहीं होता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लिखा रहता है। इसमें क्या होता है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ही लिखी रहती हैं जो आपके एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। यहाँ पे देखते हैं अजंता की गुह संख्या 16, 17 व 19 गुप्तकालीन है। यहाँ पे पूरा आपका बाघ की गुफाएं कुल संख्या कितनी है? अब पूछा है बाघ की गुफाएं गुप्त काल में, तो 9 हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया है। यहाँ पे थॉट्स लिखा गया है। यहाँ इस साइड भी थॉट्स लिखा गया है। यहाँ नीचे देख सकते हैं आपको स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको थॉट्स मिल जाएंगे। 3, 4 पन्ने, 5 पन्ने जिस हिसाब से फाइल होगी उसमें मिल जाता है। यहाँ पे भी है, इस साइड भी थॉट्स लिखा गया है। यहाँ पे मैं एक थॉट्स पढ़ के बताती हूँ। इंसान गालियाँ सह सकता है, मार खा सकता है, लेकिन उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये थॉट्स हैं। इस साइड भी थॉट्स लिखा गया है। यहाँ पे पूरी फाइल कंप्लीट हो गई है। ये देख लीजिए। यदि आपको यह फाइल अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और हमारे इसी तरीके से नोट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।